गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। शिक्षण विधियों के 1500 व्याख्यात्मक प्रश्नों के हल वाली 4th टेस्ट सीरीज आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। चलिए देखते हैं टेस्ट 4th का फर्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यम अस्ति। संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यम अस्ति अर्थात संस्कृत शिक्षण का क्या उद्देश्य है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट है रचनात्मक, सेकंड है ज्ञानात्मक, थर्ड है सृजनात्मक एवं फोर्थ है सर्वे। देखिए एक एक ऑप्शन को अपन लेते हैं। रचनात्मक का क्या तात्पर्य है? देखिए क्या संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य रचनात्मक हो सकता है? देखिए संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करके गद्य, पद्य, नाटक आदि किसी भी विधा में हम रचना करने में समर्थ हो जाते हैं। अतः संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य रचनात्मक संभव है, अर्थात संस्कृत शिक्षण में रचना कार्य किया जा सकता है, तो इसका उद्देश्य रचनात्मक हो सकता है। ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल सही है। ऑप्शन ब, देखिए क्या संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य ज्ञानात्मक हो सकता है? संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करके हम अनेक दुर्लभ वैदिक साहित्य को पढ़ सकते हैं, उनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो संस्कृत शिक्षण के दौरान हम वैदिक साहित्य, पुराण, महाभारत, रामायण जितना भी संस्कृत में रचनाएं हैं उनको पढ़ सकते हैं और पढ़कर ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य ज्ञानात्मक भी संभव है। तो ऑप्शन ब भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन स है सृजनात्मक। सृजन अर्थात नवीन रचना करना। संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कोई भी व्यक्ति पुस्तक लेखन का कार्य कर सकता है, अर्थात किताबें लिख सकता है। तो सृजनात्मकता जो है, कोई लेख लिख सकता है, कविता लिख सकता है, कोई श्लोकों की रचना कर सकता है। इस प्रकार से सृजनात्मकता भी संस्कृत शिक्षण का एक उद्देश्य हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन द जो है वो बिल्कुल सर्वमान्य उत्तर हो जाएगा कि संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य क्या है? रचनात्मक, ज्ञानात्मक, सृजनात्मक अर्थात सर्वे सभी हो सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषणस्य आधारः अस्ति। भाषण का आधार क्या है? देखिए भाषण का तात्पर्य है बोलना, अर्थात अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। कोई भी व्यक्ति बोलता है या अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, उसके पहले क्या आधार रहता है ये हमसे पूछा गया है। कोई भी व्यक्ति जब बोलता है तो वो इससे पहले सुनता है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आज कौन सा वार है, तो आपने इसको सुना कि आज कौन सा वार है, इसके बाद ही आप कहेंगे कि आज सोमवार है। तो आपके बोलने का अर्थात आपके भाषण का आधार रहा श्रवण। सुनकर ही उसके प्रत्युत्तर में हम लोग उत्तर देते हैं। तो अर्थात श्रवण का सदैव आधार कौन रहेगा? भाषण का सदैव आधार कौन रहेगा? श्रवण रहेगा। चलिए देखते हैं चार ऑप्शन में हमारे पास क्या है। सबसे पहले ऑप्शन अ में है श्रवण, ऑप्शन ब पठन, ऑप्शन स भाषण, ऑप्शन द सर्वे। देखिए भाषण और सर्वे तो संभव नहीं है, क्योंकि भाषण का आधार भाषण नहीं हो सकता और ये सब भी संभव नहीं है। तो स और द उत्तर तो गलत हो गए हैं। भाषण अर्थात विचारों की अभिव्यक्ति करना, और विचारों की अभिव्यक्ति सदैव सुनकर ही हम करते हैं। किसी प्रश्न को सुनकर उसके प्रत्युत्तर के रूप में, उसके उत्तर के रूप में हम बोलते हैं, अर्थात अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो भाषण का आधार हो जाएगा श्रवण। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा अ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सामान्यात् विशिष्टम प्रति इति सिद्धांतो अस्मिन् विधौ भवति। सामान्य से विशेष की ओर ये सिद्धांत किस विधि में होता है? देखिए एक फैक्ट आपको समझाना चाहती हूँ मैं यहाँ पर। कभी भी सामान्य से विशेष या विशेष से सामान्य आए और उसको किसी विधि से जोड़ना हो तो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है।
देखिए हमसे पूछा है सामान्य से विशेष। पहले हमसे कहा गया है कि सामान्य, और सामान्य से हमें जाना है विशेष के पास। तो आप याद रखिएगा कि जितने भी नियम होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी नियम होते हैं वो सदैव सामान्य होते हैं। जितने भी नियम होते हैं वो सदैव सामान्य होते हैं, और जितने भी उदाहरण हैं वो सदैव विशेष होते हैं। ध्यान रखिएगा, विशेष कौन होते हैं आपके? उदाहरण सदैव विशेष होते हैं और नियम सदैव सामान्य होते हैं। अब देखिए हमसे कहा है पहले सामान्य, अर्थात पहले आ रहा है आपका नियम। फिर कहा है विशिष्ट, अर्थात विशिष्ट का तात्पर्य है उदाहरण। पहले नियम और फिर उदाहरण, ये विधि कौन सी होगी? ध्यान दीजिएगा, क्या ये विधि आगमन होगी? आगमन में तो पहले उदाहरण चाहिए, जबकि अपना उदाहरण सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा है विश्लेषण विधि, ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तीसरा है निगमन विधि। देखिए पहले नियम आ रहे हैं, फिर बाद में सेकंड नंबर पर उदाहरण आ रहे हैं, तो आपकी विधि का नाम हो जाएगा निगमन विधि, क्योंकि निगमन विधि में ही नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। पूरे क्वेश्चन को फिर से समझाना चाहूँगी। हमसे पूछा है एक शिक्षण सूत्र, और उस शिक्षण सूत्र को हमें एक विधि से मैच करना है। आपको याद रखना है कि जितने भी नियम हैं वो सदैव सामान्य होते हैं, क्योंकि नियम किसी भी देश, काल और परिस्थिति में बदलते नहीं हैं। नियम वो फैक्ट हैं जो कि सदैव एक जैसे रहते हैं, अपरिवर्तनशील रहते हैं। अपरिवर्तनशील रहने के कारण ही नियम सामान्य हो जाते हैं, जबकि उदाहरण हमेशा परिवर्तित रहते हैं। उदाहरण बदल बदल के देते हैं हम भी, तो इसलिए उदाहरण विशिष्ट हो गए। तो पहले नियम आ गया है, फिर उदाहरण आ गया है, नियम पहले आया है, अतः विधि हो गई आपकी निगमन विधि। और ये जो निगमन विधि है ये व्याकरण शिक्षण में प्रयुक्त होती है। याद रखिएगा, पहले नियम है, फिर उदाहरण है, अर्थात पहले सामान्य है, फिर विशेष है। सामान्य के विषय विशेष की ओर जाने की विधि आपकी हो जाएगी निगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है स्वयं कृत्वा अधिगम उपरि आधारित विधि अस्ति। स्वयं कृत्वा अधिगम पर आधारित विधि कौन सी है? देखिए स्वयं कृत्वा का तात्पर्य है जिस विधि में छात्र स्वयं समस्या का समाधान खोजता है और स्वयं उस समस्या के हल तक जाता है। देखिए ये विधि कौन सी है? अ है अवलोकन विधि। अवलोकन विधि में किसी भी समस्या को देखकर उसके समाधान की ओर जाने का प्रयास किया जाता है, इसमें कोई कार्य नहीं किया जाता, तो अवलोकन विधि आपका ऑप्शन नहीं होगी। ऑप्शन ब है प्रयोगशाला विधि। देखिए प्रयोगशाला में क्या होता है, अध्यापक केवल निर्देशक की भूमिका अपनाता है और जितना भी प्रयोग है वे छात्र स्वयं करते हैं और उस समस्या के समाधान तक छात्र स्वयं पहुंचते हैं। अर्थात स्वयं कृत्वा अधिगम पर आधारित विधि प्रयोगशाला विधि है। इस विधि में छात्र स्वयं करके सीखना, इस पर बल देते हैं। सभी भूमिका छात्रों की ही रहती है, अध्यापक केवल निर्देशक अर्थात मार्गदर्शक की भूमिका अपनाता है। तो स्वयं कृत्वा अधिगम पर आधारित विधि हो जाएगी प्रयोगशाला विधि। ऑप्शन स लिखा है पर्यटन विधि। पर्यटन विधि में जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं, जितने भी महत्व के स्थान हैं, उनको देखा जाता है और देखकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसमें छात्र कोई प्रयोग नहीं करते, तो पर्यटन विधि भी आपका ऑप्शन नहीं होगी। नेक्स्ट है अनुसंधान विधि। अनुसंधान विधि में अनुसंधान का तात्पर्य है रिसर्च, अर्थात जो सर्च कर लिया गया है उसका रिसर्च करना है। अर्थात जो पहले चीज़ें खोजी जा चुकी हैं उनको नए तरीके से पुनः खोजना है, पुनः सत्यता स्थापित करनी है। तो इसमें भी अध्यापक और छात्र दोनों मिलकर ही कर पाएंगे, ये उच्च स्तर का विषय है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा प्रयोगशाला विधि, क्योंकि इस प्रयोगशाला विधि में छात्र स्वयं प्रयोग करके सीखता है। अध्यापक केवल निर्देशक या मार्गदर्शक की भूमिका में ही दूर खड़ा रहकर छात्रों का अवलोकन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो गया ब प्रयोगशाला विधि।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अष्टाध्याय्याम पाणिनिः कस्य विधेः प्रयोगः कृतः। अष्टाध्यायी में पाणिनि ने किस विधि का प्रयोग किया है। देखिए थोड़ी सी बातें हम लोग अष्टाध्यायी की भी कर लेते हैं। अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि का एक प्रमुख ग्रंथ है। अष्टाध्यायी का मूल नाम है शब्दानुशासनम। पहले वाले वीडियोस में भी मैंने बताई है ये बात। अष्टाध्यायी का मूल नाम था शब्दानुशासनम। उस शब्दानुशासनम में 8 अध्याय हैं, अतः उसको अष्टाध्यायी कहा गया। अष्टाध्यायी में कुल 8 तो अध्याय हैं और उस प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, अतः अष्टाध्यायी में कुल पादों की संख्या हो गई 32। पूरा अष्टाध्यायी लगभग 4000 सूत्रों में निबद्ध है, याद रखिएगा। पूरा अष्टाध्यायी लगभग 4000 सूत्रों में निबद्ध है। अष्टाध्यायी सूत्रों में निबद्ध है, याद रखिएगा। चलिए अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अष्टाध्याय्याम पाणिनि कस्य विधेः प्रयोगः कृतः। अष्टाध्यायी में पाणिनि ने किस विधि का प्रयोग किया है। व्याकरण अनुवाद विधि, ऑप्शन अ। देखिए व्याकरण अनुवाद विधि तो भंडारकर की है और इस विधि में व्याकरण का सरल भाषा में अनुवाद किया जाता है, जबकि अष्टाध्यायी में तो व्याकरण के सूत्र लिखे हुए हैं, अनुवाद नहीं किया, अतः आपका ऑप्शन नंबर अ गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है सूत्र विधि। देखिए अष्टाध्यायी, संपूर्ण अष्टाध्यायी लगभग 4000 सूत्रों में निबद्ध है। किसी बुक में 3997 दिया है, किसी बुक में 3770 दिया है। तो आपसे इस तरह का डाउटफुल क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा, और पूछा भी जाता है तो लगभग 4000 वाला जो ऑप्शन है वही आपको सही करना है। अष्टाध्यायी सूत्रों में निबद्ध है, अतः अष्टाध्यायी में किस विधि का प्रयोग किया है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सूत्र विधि। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन ब, सूत्र विधि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है प्राथमिक स्तरे संस्कृत शिक्षणस्य सर्वश्रेष्ठा विधि का। प्राथमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। देखिए प्राथमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। ऑप्शन अ है भाषा संसर्ग विधि। ऑप्शन अ है भाषा संसर्ग विधि। ऑप्शन ब है निगमन विधि। ऑप्शन स है अन्वय व्यतिरेक विधि। ऑप्शन द है अर्थावबोध विधि। देखिए प्राथमिक स्तर पर छात्रों को व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है, अतः पाठ पढ़ाते समय पाठ में आने वाले व्याकरण को पाठ के साथ ही पढ़ा दिया जाता है। सामान्यतया सभी विद्यालयों में इसी विधि से पढ़ाया जाता है और इस विधि को कहते हैं भाषा संसर्ग विधि। अर्थात व्याकरण का ज्ञान पृथक रूप से न देकर पाठ में आने वाले व्याकरण को पाठ के साथ ही पढ़ा दिया जाता है, इसे भाषा संसर्ग विधि कहते हैं और यह प्राथमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण की एक सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो गया अ, प्राथमिक स्तर पर संस्कृत की सर्वश्रेष्ठ विधि है भाषा संसर्ग विधि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत साहित्यस्य सर्वश्रेष्ठ नाटकम किम। संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन सा है। ऑप्शन अ है स्वप्नवासव दत्तम। देखिए स्वप्नवासव दत्तम जो नाटक है वो भास के द्वारा लिखा गया है, महाकवि भास। सेकंड है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है वो महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन स है प्रतिमा नाटक। ये जो प्रतिमा नाटक है वो भी महाकवि भास के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन द है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम पुनः कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अब हमसे पूछा गया है संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन है, तो संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह 7 अंकों में निबद्ध है। इसमें महाभारत के वन पर्व की कथा को आधार मानकर नायक है इसका दुष्यंत और नायिका है शकुंतला, उनके प्रणय एवं प्रेम का वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम में किया गया है।
संस्कृत साहित्य का यह प्रथम और एकमात्र नाटक है जिसका कि सभी भाषाओं में और सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। अतः संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना गया है अभिज्ञान शाकुंतलम को, और महाकवि कालिदास को शेक्सपियर भी कहा जाता है, याद रखने वाली बात है। तो संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नाटक हो गया अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगत पदम किम। असंगत अर्थात अशुद्ध पद कौन सा है? फिर से देखेंगे क्वेश्चन को। असंगत अर्थात अशुद्ध पद कौन सा है? इसमें देखिए एक कॉलम को दूसरे कॉलम से मैच करना है। क्या काठिन्य निवारण व्याकरण से संबंधित है? फिर हमसे पूछा गया है क्या दंडान्वय पद्य शिक्षण के अंतर्गत आता है? ऑप्शन स है क्या भूमिका वितरण नाटक से संबंधित है? ऑप्शन द है क्या श्यामपट्ट कार्य अनुवाद शिक्षण से संबंधित है? तो हमें ऑप्शन अ ब स द उनके आगे वाले दिए गए उत्तरों से संबद्ध है क्या, यह जांचना है। तो चलिए हम काम शुरू करते हैं पीछे से, ऑप्शन द से। क्या श्यामपट्ट कार्य अनुवाद शिक्षण से संबंधित है? तो मैं कहती हूँ बिल्कुल सही है, क्योंकि अनुवाद शिक्षण में क्या होता है, अध्यापक छोटे छोटे पदों को सबसे पहले अनुदित करता है। जैसे अनुवाद शिक्षण संस्कृत का है तो संस्कृत के छोटे छोटे पद जैसे कि राम जाता है, इस प्रकार के पदों को वह श्यामपट्ट पर संस्कृत में अनुवाद करके सिखाता है, यथा रामः गच्छति। फिर वो इसी में एक नया पद जोड़ देगा कि राम विद्यालय जाता है, फिर वो लिख कर देगा रामः विद्यालयम गच्छति। इसके पश्चात वो एक और पद जोड़ेगा, राम पिता के साथ विद्यालय जाता है, रामः पित्रा सह विद्यालयम गच्छति। इस प्रकार के छोटे छोटे पदों से बड़े बड़े वाक्य बनाने का प्रयास अध्यापक श्यामपट्ट पर करता है, और इसी प्रकार के अन्य प्रयोग एवं अभ्यास छात्रों को करने के लिए देता है। तो अनुवाद शिक्षण का एक महत्वपूर्ण जो कार्य है वो श्यामपट्ट कार्य है। तो अनुवाद शिक्षण में श्यामपट्ट करवाया जाता है। ऑप्शन द बिल्कुल सही है। ऑप्शन स को देखते हैं। क्या भूमिका वितरण नाटक शिक्षण का एक सोपान है? तो मैं कहती हूँ बिल्कुल सही है। नाटक शिक्षण में एक अध्यापक कक्षा में जितने भी अभिनय कुशल और श्रेष्ठ वक्ता छात्र हैं उनको चुनता है, फिर उनको पात्रों की भूमिका देता है कि आप राम बनेंगे, आप लक्ष्मण बनेंगे, आप रावण बनेंगे। इस प्रकार की भूमिका निश्चय का कार्य अध्यापक करता है, और अध्यापक ही छात्रों को भूमिका का वितरण करता है। भूमिका का वितरण करने के पश्चात कुछ समय तक अभ्यास करवाया जाता है, इसके पश्चात नाटक का मंचन किया जाता है। अतः नाटक शिक्षण की पाठ योजना का एक महत्वपूर्ण सोपान है भूमिका वितरण। कई बार ये क्वेश्चन सिंगल भी आ जाता है कि नाटक शिक्षण की पाठ योजना का महत्वपूर्ण सोपान क्या है, तो भूमिका वितरण। ऑप्शन स भी आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ब को देखते हैं। क्या पद्य शिक्षण में दंडान्वय विधि आती है? तो मैं कहती हूँ बिल्कुल आती है, क्योंकि पद्य शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विधि का नाम है दंडान्वय, और मैंने अपने पहले वाले वीडियोस में भी दंडान्वय को बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। दंडान्वय में क्या होता है, कर्ता कर्म एवं क्रिया। किसी भी श्लोक को पढ़कर उसमें आने वाले कर्ता कर्म और क्रिया के आधार पर हर एक पद को एक सुव्यवस्थित वाक्य में रखा जाता है, और सुव्यवस्थित वाक्य का नाम ही है दंड। दंड का तात्पर्य है एक सुव्यवस्थित वाक्य। जब संपूर्ण श्लोक को कर्ता कर्म क्रिया के आधार पर सुव्यवस्थित वाक्यों में रख दिया जाएगा, इसके पश्चात उसका हिंदी अर्थ किया जाए, उसी को दंडान्वय विधि कहते हैं। यह जो दंडान्वय विधि है इसमें कर्ता कर्म एवं क्रिया तीनों को आधार मानकर ही अन्वय किया जाता है। और देखिए कर्ता कर्म और क्रिया ये व्याकरण से संबंधित हैं। तो कई बार हमसे प्रश्न पूछा जाता है दंडान्वय विधि का आधार क्या है? तो दंडान्वय विधि का आधार है व्याकरण, क्योंकि जिस छात्र को व्याकरण आती होगी वही दंडान्वय कर पाएगा। और ये जो दंडान्वय विधि है
ये उच्च स्तर पर पद्य शिक्षण की विधि है, क्योंकि दंडान्वय में व्याकरण आता है और व्याकरण प्राथमिक स्तर वाले छात्र नहीं समझ पाते हैं। अतः पद्य शिक्षण की यह जो दंडान्वय विधि है ये सबसे पहले तो व्याकरण पर आधारित है, और दूसरी बात ये उच्च स्तर पर पद्य शिक्षण की विधि है। चलिए देखते हैं ऑप्शन अ। ऑप्शन ब भी आपका बिल्कुल सही था। ऑप्शन अ देखते हैं, क्या काठिन्य निवारण व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत आता है? तो देखिए ये जो अ ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल असंगत अर्थात अशुद्ध है। इसके काठिन्य निवारण का संबंध किससे है ये भी मैं आपको बताऊंगी, और व्याकरण शिक्षण की पाठ योजना का महत्वपूर्ण सोपान क्या है ये दोनों में सॉल्व करूंगी। अर्थात हम असंगत पद से भी 2 आंसर सीख कर जाएंगे यहाँ से आज। चलिए शुरू करते हैं। काठिन्य निवारण किसके अंतर्गत आता है? देखिए जो गद्य है, गद्य अर्थात पाठ, संस्कृत में जितने भी पाठ हैं उनको कहा जाता है गद्य। और गद्य में अध्यापक के पास केवल एक तो रहता है आदर्श वाचन, अर्थात अध्यापक कक्षा में उस पाठ के पैराग्राफ को पढ़कर सुनाएगा और सुनाने के पश्चात उसमें आने वाले कठिन शब्दों की वह व्याख्या कर देता है और उस व्याख्या के आधार पर वह सरल भाषा में अनुवाद कर देता है। अतः काठिन्य निवारण का संबंध हो जाएगा गद्य शिक्षण से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार हमसे सिंगल क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गद्य पाठ योजना में क्या आता है, या गद्य पाठ योजना की का एक प्रमुख महत्वपूर्ण सोपान क्या है, तो हम कहेंगे जो काठिन्य निवारण है वो गद्य पाठ योजना में आता है। चलिए अब हम देखते हैं व्याकरण शिक्षण का महत्वपूर्ण सोपान क्या है, क्योंकि हमारे असंगत पद में हमें व्याकरण शिक्षण दे रखा है। व्याकरण शिक्षण की पाठ योजना का एक महत्वपूर्ण सोपान है प्रयोग एवं अभ्यास। ध्यान दीजिएगा, व्याकरण शिक्षण में क्या होता है, अध्यापक कुछ प्रयोग स्वयं करके दिखाता है, तत्पश्चात बहुत सारे प्रश्न छात्रों को स्वयं करने को देता है और उस प्रयोग के आधार पर ही छात्र उस अभ्यास को करना सीखते हैं। तो व्याकरण शिक्षण की पाठ योजना का महत्वपूर्ण सोपान हो जाएगा प्रयोग एवं अभ्यास। तो देखिए जो असंगत पद है काठिन्य निवारण, काठिन्य निवारण का संबंध व्याकरण से बिल्कुल नहीं है। काठिन्य निवारण का संबंध तो है गद्य से और व्याकरण शिक्षण का संबंध है प्रयोग एवं अभ्यास से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रस्तावना का मूल आधार क्या है? प्रस्तावना का मूल आधार क्या है? देखिए प्रस्तावना पर सदैव एक प्रश्न पूछा जाता है, तो प्रस्तावना पर मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। प्रस्तावना जो है उसमें सामान्यतया 5 प्रश्न होते हैं, और प्रस्तावना जो है वो संपूर्ण पाठ को प्रारंभ करने से पहले छात्रों को विषय के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करने अथवा छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रस्तावना के जो ये 5 प्रश्न हैं वो सामान्यतया सरल से कठिन की ओर अग्रसर होते हैं। तो कई बार हमसे सिंगल क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना के प्रश्न किस शिक्षण सूत्र पर आधारित हैं। तो आपने भी देखा होगा प्रस्तावना का पहला प्रश्न सरल होता है, दूसरा उससे थोड़ा कठिन, तीसरा उससे थोड़ा कठिन, चौथा उससे थोड़ा कठिन, और 5वां जो प्रश्न है वो आपका वह प्रश्न है जो कि समस्यात्मक है। 5वां प्रश्न आपके पढ़ाए जाने वाले पाठ से सीधा संबंधित होता है। तो आपने देखा है कि प्रस्तावना के प्रश्नों का क्रम निरंतर कठिन होता जाता है। तो प्रस्तावना के जो प्रश्न हैं वो सरल से कठिन इस शिक्षण सूत्र पर आधारित होते हैं, जबकि यदि पूछा जाए संपूर्ण प्रस्तावना किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है, तो आपको याद रखना है कि संपूर्ण जो प्रस्तावना है वो ज्ञात से अज्ञात इस शिक्षण सूत्र पर आधारित है। क्योंकि प्रस्तावना में जो चीज़ें हैं वो हमें ज्ञात होती हैं, लेकिन उस ज्ञात के आधार पर ही जो अज्ञात अर्थात जो हमें नहीं आता है, जो हमें समझ में नहीं आया है या जो हमने नहीं पढ़ा है उसको सीखने का हम प्रयास करते हैं। तो प्रस्तावना का अंतिम प्रश्न पढ़ाए जाने वाले पाठ से सीधा संबंधित होता है और वही हमारा आज का टॉपिक होता है। चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या था। प्रस्तावना प्रश्नों का मूलाधार क्या है? ऑप्शन अ है विषय प्रवेश, ऑप्शन ब है समस्या प्रश्न, ऑप्शन स है पूर्व ज्ञान प्राप्ति,
ऑप्शन द है किम अपि न। तो आपको याद रखना है कि प्रस्तावना के प्रश्नों का मूल आधार जो है वो पूर्व ज्ञान प्राप्ति है, क्योंकि अध्यापक भी प्रस्तावना के माध्यम से यह जांचता है कि छात्रों को कितना ज्ञान है। छात्रों के उस ज्ञान के आधार पर ही अध्यापक अपने विषय को प्रस्तुत करता है। अतः प्रस्तावना प्रश्नों का मूल आधार पूर्व ज्ञान प्राप्ति हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर प्रस्तावना के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? प्राथमिक स्तर पर प्रस्तावना के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, स्तर के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। और यहाँ हमारा ऑप्शन है प्राथमिक स्तर। ऑप्शन अ है कथा विधि, ऑप्शन ब है काव्यांश विधि, ऑप्शन स है उदाहरण विधि, ऑप्शन द है प्रश्न विधि। देखिए नीचे से शुरू करते हैं। प्राथमिक स्तर वाले छात्र प्रश्नों को सरलता से नहीं समझ पाते, तो प्रश्न नंबर 10 का द ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर छात्रों में इतने विकसित ज्ञान नहीं होता है कि वो प्रश्नों के माध्यम से प्रस्तावना को समझ पाएं। आपका ऑप्शन स है उदाहरण विधि। देखिए उदाहरण भी छात्रों, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए पढ़ना बहुत ही दुर्लभ रहता है, दुर्बोध रहता है। अतः आपको याद रखना है कि उदाहरणों के माध्यम पर भी प्राथमिक स्तर के छात्र तो नहीं समझ पाएंगे, ये माध्यमिक स्तर के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ब में लिखा है काव्यांश विधि। काव्यांश का तात्पर्य है कोई पद्य, किसी पद्य के कोई श्लोक अथवा किसी पंक्ति के आधार पर प्रस्तावना प्रस्तुत की जाए। तो देखिए यह भी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक इस स्तर पर प्रयुक्त होती है। हमसे पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर प्रस्तावना कैसे बनाई जाए, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ। देखिए प्राथमिक स्तर पर बहुत छोटे बालक होते हैं और उनको प्रश्नों, उदाहरण और श्लोकों के माध्यम से नहीं समझाया जा सकता। उनको कोई छोटी लघु कथा के माध्यम से आप विषय में प्रवेश करवा पाते हैं और छात्रों की विषय के प्रति रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न कर पाते हैं। अतः प्राथमिक स्तर पर प्रस्तावना को प्रस्तुत करने की सर्वश्रेष्ठ विधि हो जाएगी कथा विधि। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अपना है, निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न कह। निश्चित उत्तर प्राप्त करने वाला प्रश्न कौन सा है? अर्थात प्रश्नों का वह कौन सा प्रकार है जिसमें निश्चित अर्थात पूरे नंबर मिलते हैं? देखिए ऑप्शन अ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है आपके, उसमें अ ब स द इस प्रकार के 4 ऑप्शन रहते हैं। 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को हमें राइट करना होता है, तो इसमें मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसमें देखिए यदि एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है और वो प्रश्न आपने यदि सही कर दिया तो पूरा 1 नंबर आपको मिलेगा, किंतु यदि आपने प्रश्न का उत्तर गलत दे दिया तो पूरा का पूरा 1 नंबर कट जाएगा। तो निश्चित उत्तरात्मक प्रश्नों की श्रेणी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही आते हैं। अर्थात इसमें यदि आपने शुद्ध उत्तर दिया है तो पूरा नंबर मिलेगा और अशुद्ध उत्तर दिया है तो पूरा नंबर कट जाएगा। तो आपका निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न कौन सा है? ऑप्शन अ हो जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके अतिरिक्त देखिए ऑप्शन ब में है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, ऑप्शन स में है लघुत्तरात्मक प्रश्न, ऑप्शन द है निबंधात्मक प्रश्न। देखिए ये तीनों जो प्रश्न हैं उनमें जो यदि आपने शुद्ध लिखा है अथवा अशुद्ध लिखा है तो थोड़े बहुत उत्तर अध्यापक दे देता है, जबकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में निश्चित उत्तर है। निश्चित उत्तर आने पर ही आपका सही माना जाएगा और उसी के आधार पर अंकों का निर्धारण किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शिक्षकः स्वशिक्षणस्य मूल्यांकनाय छात्रेभ्यः किम प्रददाति। शिक्षक अर्थात अध्यापक स्वशिक्षणस्य मूल्यांकनाय, मैंने कैसा पढ़ाया इसके मूल्यांकन के लिए, छात्रेभ्यः किम प्रददाति अर्थात छात्रों को क्या देता है। एक अध्यापक
अपने शिक्षण में मूल्यांकन के लिए छात्रों को क्या देता है। अर्थात आपको ध्यान रखना है कि जब एक शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है तो वो छात्रों का तो मूल्यांकन करता ही है, वह स्वयं का भी मूल्यांकन करता है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया पाठ कितना अधिक सफल रहा, अर्थात छात्र कितने अधिक सीख पाए हैं। और इस मूल्यांकन के लिए वह छात्रों को गृह कार्य देता है। गृह कार्य के माध्यम से पुनः जब वो उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करेगा और यदि उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में पूरी कक्षा के उत्तर सही निकले तो ये सिद्ध होता है कि उस अध्यापक का शिक्षण बहुत ही प्रभावशाली था, छात्रों ने बहुत अधिक सीखा अथवा अधिगम किया है। तो शिक्षक अपने शिक्षण के मूल्यांकन के लिए छात्रों को क्या देता है। ऑप्शन अ है गृह कार्य, ऑप्शन ब है पठन कार्य, ऑप्शन स है भ्रमण कार्य, ऑप्शन द है श्रवण कार्य। तो शिक्षक अपने एवं छात्र दोनों के मूल्यांकन की जांच के लिए छात्रों को गृह कार्य देता है और गृह कार्य तभी सफल माना जाएगा जबकि अध्यापक द्वारा जांचा जाए। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि अनुवाद शिक्षण अथवा गृह कार्य उसकी पूर्णता कब होती है। जब वह पाठ अध्यापक द्वारा जांच लिया जाए तभी वो कार्य पूर्ण माना जाएगा। तो गृह कार्य भी तभी पूर्ण एवं सफल माना जाएगा जब उसको अध्यापक द्वारा जांच लिया जाए। तो मैं तो कहती हूँ कि अध्यापक अपनी मूल्यांकन के लिए और छात्रों द्वारा अधिगम किए गए पाठ के मूल्यांकन के लिए अध्यापक सदैव गृह कार्य देता है और गृह कार्य की जांच में ही वह यह निर्णय ले पाता है कि उसके द्वारा पढ़ाया गया पाठ कितना महत्वपूर्ण था या कितना सफल हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है लिंग्वाफोन ग्रामोफोन इति भवति। लिंग्वाफोन और ग्रामोफोन क्या है। देखिए लिंग्वाफोन और ग्रामोफोन ये श्रव्य साधन हैं, ध्यान दीजिएगा। लिंग्वाफोन और ग्रामोफोन जनरली श्रव्य अधिगम सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं। चलिए आपको देखना है, देखते हैं इसमें क्या करना है। देखिए ये दोनों आते हैं श्रव्य अधिगम सहायक सामग्री में। इसमें क्या होता है कि कोई भी छात्र अपने स्वयं के उच्चारित किए गए श्लोक और मंत्रों को रिकॉर्ड कर देता है और रिकॉर्ड करने के पश्चात वो उन्हें पुनः पुनः सुन सकता है और सुनकर वह अपनी मौखिक अभिव्यक्ति में सुधार कर सकता है। अतः लिंग्वाफोन और ग्रामोफोन श्रव्य अधिगम सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं जिनसे कि उच्चारण की शुद्धि की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा अ, अर्थात लिंग्वाफोन एवं ग्रामोफोन श्रव्य अधिगम सहायक सामग्री का एक भाग है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कहता है मैजिक लैंटर्न। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं अधिगम सहायक सामग्री को लेकर। तो हमसे पूछा गया है मैजिक लैंटर्न अर्थात जादुई लालटेन किसमें प्रयुक्त होती है। देखिए मैजिक लैंटर्न के माध्यम से क्या होता है कि पारदर्शक स्लाइड प्रयुक्त होती है। उस पारदर्शक स्लाइड के माध्यम से जितनी भी पाठ्य सामग्री है उसको बहुत बड़ा और विस्तृत रूप में छात्रों को दिखाया जाता है। अर्थात छोटे शब्दों में लिखी गई विषय वस्तु को और चित्रों को बहुत बड़े आकार में करके छात्रों को दिखाया जाता है। अतः मैजिक लैंटर्न अथवा जादुई लालटेन दृश्य अधिगम सहायक सामग्री है, क्योंकि इसमें छोटी छपी हुई विषय सामग्री को बड़े आकार में रखकर प्रस्तुत किया जाता है और इसमें प्रयुक्त होती है पारदर्शक स्लाइड। ध्यान रखिएगा, हमसे प्रश्न पूछा गया है मैजिक लैंटर्न में क्या प्रयुक्त होता है। ऑप्शन अ है फिल्म स्ट्रिप, ऑप्शन ब है वास्तविक पदार्थ, ऑप्शन स है ट्रांसपेरेंसी, ऑप्शन द है पारदर्शक स्लाइड। तो आपको याद रखना है मैजिक लैंटर्न अथवा जादुई लालटेन में पारदर्शक स्लाइड प्रयुक्त होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है उसमें हम सामान्यतया 15-15 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप उनको सरलता से अधिगम कर पाएँ, उनके उत्तरों को आप पढ़ पाएँ। चलिए देखते हैं अपना अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। कस्मिन् विधौ उदाहरणे
नियमं प्रति शिक्षणसूत्रस्य अनुसरणं क्रियते। देखिए परीक्षा में भी प्रश्न को आपको 2 बार पढ़ना है, फिर उसको सरल भाषा में अधिगम करना है। इसके पश्चात ही आप 4 ऑप्शन पे जाएंगे, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे। कस्मिन विधौ अर्थात किस विधि में, उदाहरणे तृतीया विभक्ति बहुवचन लगाए। देखिए उदाहरणे अर्थात उदाहरणों से, नियमम प्रति नियमों की ओर, अर्थात पहले हमसे कह रहे हैं पहले उदाहरण पढ़ना है और फिर उदाहरण से हमें जाना है किसके पास, नियम के पास। तो उदाहरणों से नियम की ओर जाना, किस शिक्षण सूत्र का अनुसरण किया जाएगा। पहले उदाहरण है और फिर नियम है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन अ है संभाषण विधि, ऑप्शन ब आगमन विधि, ऑप्शन स पाठ्यपुस्तक विधि, ऑप्शन द निगमन विधि। देखिए यदि उदाहरण पहले है तो विधि का नाम हो जाएगा आगमन विधि, उदाहरण का नाम हो जाएगा आगमन विधि। किस विधि में उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है, आपका ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा, आगमन विधि। किंतु इसके विपरीत यदि नियम से उदाहरण की ओर जाना होता, पहले नियम होता और बाद में उदाहरण होता, तो आपको याद रखना है पहले नी है, नी से आपको याद करना था निगमन विधि। तो चलिए ये हमारी टेस्ट सीरीज़ यहीं पर समाप्त होती है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टेस्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।